समय के साथ उम्र तो ढल ही जाता है। बचपन से एक गीत सुन गुनगुनाते थे, आज फिर जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है। बड़ी खुशी हुई न्यूज़ देखकर, समाचार ये देखकर कि वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। चूँकि संगीत, साहित्य और कला को तो पुरस्कार देना ही चाहिए, ये ईश्वर की अनुपम वरदान है जीवन में, जो कि व्यक्ति को, समाज को एक संचरण, चेतना प्रदान करता है, एक सजीव बना देता है संगीत व्यक्ति को। इसलिए संगीत, साहित्य, कला किसी भी विधा को यदि अंगीकृत करते हैं तो जीवन में रचनात्मकता आती है, नवीनता आती है, जीवन में मधुरता आती है, जीवन का कुछ मतलब होता है, जीवन की सार्थकता भी समझ में आती है यदि संगीत के साथ हम एकाकार होते हैं, अंदर और बाहर का भी मिलन होता है। तो बड़ी खुशी है वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है और कला, संगीत, साहित्य में मिलना भी चाहिए। आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और उन स्थलों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति क्या है और वहाँ से जो पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदुओं पर खास हम चर्चा करेंगे, जो कि ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ रीति से ही होगा। चूँकि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो बोर्ड पे मैं तैयार करता हूँ, तो इसके पहले नोट्स बना लेते हैं, फिर उसी नोट्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं और फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपको भी चाहिए कि इसे ये तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट्स बनाएं आप, और मैं इसके लिए समय दे दूंगा, आप नोट्स बना सकते हैं। और केवल यदि इतना ही तैयार किया जाए, इसी को समझ के जो भी यहाँ से मैटर दी जा रही है, जो प्रस्तुत है, अगर इसको ही हम तैयार कर लें तो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा करेंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने में काम हो जाएंगे। हमें तो काम ही करना है ना, परीक्षा में अंक प्राप्त करनी है। प्रश्न यहाँ से जो भी बनेंगे उन प्रश्नों को मैं चूँकि समय की थोड़ी सी बद्धता है, कमी है, लेकिन मैं 2 या 3 दिन में जितने जो भी वीडियो है, जो भी पॉइंट्स है ना, उस पॉइंट से संबंधित जो जितने प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्न को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। प्रश्न में बनाऊंगे, सब प्रश्न पे काम करूंगा। यहाँ से 10-12 प्रश्न हैं, 10-12 प्रश्न जो कि बारंबार पूछने की स्थिति में, उन्हीं प्रश्नों को मैं डाल दूंगा, आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, चूंकि कल चर्चा की गई कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या रहा है, त्रिकोणीय रहा है ये, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर से दक्षिण और पूरब मेरठ से लेकर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ एक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। चूँकि इसमें जो खनन किया गया, तो खनन में जो स्थान पाए गए, उन स्थानों से संबंधित कुछ चीज़ें, वस्तुएं पाई गई, इनके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कनिंघम महोदय ने इस सभ्यता, इस स्थान पे कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया, जो 1853, 56, 57, 58, 55, 1853, 54, 55 तक इनका प्रयास रहा कनिंघम महोदय का। लेकिन चूंकि इनको प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त नहीं हुई, प्रचुर मात्रा में वहाँ से जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन इसके बाद की स्थिति में चूंकि आकर्षण का केंद्र रहा है, वहाँ जो भी गतिविधियाँ होती थी तो वहाँ से ईंट प्राप्त होते थे, और ऐसा लगता था वहाँ कि पहले से कोई गिरे हुए दीवार सी हैं या कोई ऐसा खंडहर है, ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब विस्तृत और व्यवस्थित रूप में खुदाई का काम किया गया, तो वहाँ से विश्व की सबसे प्राचीन, बड़ी और सुसभ्य एक संस्कृति प्राप्त होती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। चूँकि पाकिस्तान प्रांत में रेलवे ट्रैक बनाते समय वहाँ से ईंट की प्राप्ति हुई और ईंट प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, जिससे पुरातत्ववेताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ और फिर वहाँ से खुदाई होने लगी। सर्वप्रथम
हड़प्पा सर्वप्रथम जो पहला स्थल था जिसको खोदा गया, प्राप्त किया गया, वो हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है इसके नाम के आधार पर, क्योंकि ये प्रथम स्थान है जो कि खोदा गया और खुदाई से प्राप्त हुआ। ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इस खोज में इनकी महनीय भूमिका रही है। ये दयाराम साहनी ये हड़प्पा की खोज किए और इसके एक साल बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। चूंकि नगरीय सभ्यता रही है और नगर के जितने लक्षण है सभी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के मांडगोमरी जिला में और रावी नदी के तट पे हड़प्पा संस्कृति नगर, हड़प्पा नगर को प्राप्त किया गया। चूंकि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और ये प्रथम स्थल है जो खुदाई से प्राप्त हुआ हड़प्पा, और ये कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता है जो द्रविड़ लोगों के द्वारा विकसित थी। ये सभ्यता कांस्य युगीन यानी कि कांसे का इस्तेमाल ये करते थे, तांबे और टीन मिला करके कांसा बनता है, तो ये संस्कृति के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे और ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के कई लक्षण होते हैं, जैसे सभ्यता का आर्थिक स्रोत होता है, व्यापार होता है। इसके बाद भवन निर्माण और जल संचयन, जल निकासी, सड़क, यातायात के साधन, इन संपूर्ण बिंदुओं पे काम करते हैं नगरीय लोग, इसलिए ये नगरीय सभ्यता विकसित इन लोगों ने करा। इन्हीं तथ्यों के साथ हड़प्पा को हम पढ़ते हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की स्थिति है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज एक साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और एक वर्ष बाद 1922 में इसे राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये भी एक नगर है, विस्तृत नगर है, सुव्यवस्थित नगर है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, इसे कहा जाए कि सबसे यह संभ्रांत और संपन्न नगरों में ये मोहनजोदड़ो का नाम लिया जाता है। सर्वाधिक संपन्न ये नगर था ये, चूंकि इस नगर के प्रत्येक घर में कुएं की प्राप्ति की गई है। उस समय बृहद स्नानागार, विश्व में प्रसिद्ध है बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुए यहाँ से, और एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है जो नर्तक लड़की है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग नृत्य कला से परिचित थे, मनोरंजन के लिए नृत्य का भी इस्तेमाल करते थे। और पशुपति की सील प्राप्त हुई है, मोहरे प्राप्त हुई है, दो तरह के मोहरे प्राप्त हुई यहाँ से, एक पशुपति और एक बेलनाकार सील की प्राप्ति हुई है। मोहरे, बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए और मिट्टी के खिलौने जिसे टेराकोटा के खिलौने कहा जाता है, अर्थात खिलौने से भी ये परिचित थे। अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने खरीदते थे या बाजार में बेचने के लिए खिलौने बनाते थे, अर्थात इनके यहाँ मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन थे और बाजार व्यवस्था में मनोरंजन के लिए खिलौने की बिक्री भी होती थी। सील और मोहर यहाँ पे प्रमाण के लिए दिए जाते हैं कि ये इस सभ्यता के लोगों की अपनी एक मोहर थी जो बाहर बाजारों में इस मोहर से एक तरह से एक प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। नृत्य से भी ये परिचित थे। इस तरह से मोहनजोदड़ो सर्वाधिक संपन्न नगर की श्रेणी में आता है। और चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी में संयुक्त राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी भी कहा जाता है। आप हमें सूचित करेंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वविदित है, शाब्दिक अर्थ क्या है बताएंगे। चन्हुदड़ो, इसकी खोज 1934 में गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया और ये पाक के सिंध प्रांत में है। यहाँ से मनका बनाने के कारखाने, लिपस्टिक और कंघी प्राप्त हुए। मनका बनाने यानी वो मोती में छेद कैसे करेंगे और उनको नक्काशी करके छेद करना होता है, मनका बनाने का कारखाना। और लिपस्टिक की प्राप्ति हुई। कंघी, दो तरह की कंघियाँ बनाते थे ये, एक तो हाथी के दांतों के और एक लकड़ी से। हाथी के दांत वाले कंघी महंगी और लकड़ी वाले सस्ते। तो इनको ये पता था बाजार व्यवस्था में
वस्तु का निर्माण किस स्तर के लोगों के लिए करना है, ये भी जानकारी इनको थी। इसके बाद रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पंजाब के सतलुज नदी, पंजाब प्रांत सतलुज नदी के तट पर रोपड़ स्थित है। यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव के कंकाल के साथ कुत्ता का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। ये रोपड़ पंजाब सतलुज नदी के तट पर, अर्थात वहाँ जो खुदाई हुई वहाँ मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए, उसके कंकाल के बगल में कुत्ते का भी कंकाल है। ये चूंकि मेरे समझ में स्पष्ट रूप से मैं नहीं बता सकता क्यों। ये तो पढ़ा गया कि प्रथम जो पशु मनुष्य के साथ रहना प्रारंभ किया वो कुत्ता ही था, और आज भी कुत्ते की स्वामी भक्ति पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते। तो कुत्ता मरने के बाद दफनाया गया उनके बगल में, या स्वामी के मरने के साथ ही कुत्ते को भी मार के दफना दिया गया, या स्वामी मर गए और बाद में कुत्ता मरा, जैसे भी तो उसे वही दफनाया गया, ये संभव तो पता नहीं है हमें। लेकिन ऐसा लगता है कि कुत्ता जब मर गया तो उसको स्वामी के साथ ही दफनाया गया, क्योंकि कंकाल के साथ कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जो कि ऐसा लगता है कि जो भी उपयोगी चीज़ें हो, मनुष्य के जीवन में जीवित रहते हुए जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनको मृतक के साथ ही दफनाया जाता था। तो इस तरह से रोपड़ में प्राप्त हुआ। लोथल 1955 से 1962 में ये रामनाथ राव द्वारा अहमदाबाद गुजरात में यह है लोथल, और ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल से जो प्रश्न बनता है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था, जहाँ से व्यापार जहाज से नाव से व्यापार किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो वहाँ से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए, आग की वेदी है, हवन कुंड की वेदी प्राप्त हुई, चित्रित जार प्राप्त हुआ, और ठप्पा लगाने वाले सील मोहर की प्राप्ति आपको लोथल से प्राप्त हुई है। दो चीज, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कालीबंगा बंगा चूड़ी, काले रंग की चूड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये राजस्थान के घग्गर नदी में कालीबंगा है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पे, और यहाँ से काली चूड़ी प्राप्त हुई, शिवलिंग प्राप्त हुआ, तथा गड्ढे में मिट्टी के बर्तन, कलश और ऊंट की हड्डी प्राप्त हुए, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र पे भी विश्वास करते थे, और तंत्र साधना के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता थी उन वस्तुओं का इस्तेमाल ये लोग करते थे तंत्र के। इसके बाद धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में घग्गर नदी के तट पे है, और धौलावीरा में जो आवासीय भवन का निर्माण किया गया दो तरह से थे। एक तो था जहां व्यवसायिक भवन था जो बहुत बड़ा होता था, उसको इन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों से निर्माण किया, उसकी दीवारें बहुत चौड़ी होती थी, तथा जल निकासी के लिए उन्नत प्रबंध भी यहाँ देखने को मिलता है धौलावीरा में। और आवासीय भवन और व्यवसायिक भवन दो तरह के भवन थे। आवासीय भवन में ऐसा देखा गया कि कच्चे ईंट का भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन व्यवसायिक भवन बड़े होते थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। बनावली हरियाणा, बनावली स्थल है जो कि हरियाणा में है, यहाँ से टेराकोटा मिट्टी के हल प्राप्त हुए और जौ भी प्राप्त हुआ। लरकाना पाकिस्तान में सिंध में स्थित है लरकाना। और राखी गढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, राखी गढ़ी हिसार, हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये विस्तृत स्थल है ये राखी गढ़ी में आज भी खुदाई हो रही है, आज भी वहाँ से पुरातात्विक चीज़ें वस्तुएं प्राप्त हो रहे हैं। इसकी खोज 1997 से 2000 तक अमरेंद्र नाथ ने किया था, और सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है ये राखी गढ़ी। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद नोट्स बना सकते हैं। हम आपसे यही उम्मीद, अपेक्षा और आशा भी करते हैं। चूंकि शिक्षा सीखने और सिखाने की व्यवस्था है,
और इस सीखने सिखाने की व्यवस्था में एक व्यक्ति प्रयास करता है और दूसरा व्यक्ति सीखने के लिए उत्सुक होता है। अतः इस कड़ी में मेरा प्रयास और आपकी उत्सुकता बनी रहे, ताकि हम लोग सीखने सिखाने के पाथे को पूर्ण की तरफ ले जाएं और प्राप्त करें और हमारे जीवन में कुछ अधिगम हो। मैं आचार्य प्रदीप, आप डिस्कवरी ऑफ नॉलेज चैनल से देख रहे हो, और आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को के स्थानों को बताने का प्रयास किया, और इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता वस्तुनिष्ठ रीति से समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम वैदिक काल को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इस पे कल मैं पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जितने प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में, मैं उसको टेलीग्राम पे मैं चैनल पे मैं लोड कर दूंगा और आप लोग वहाँ से ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इस तरह से मैं अगली बार आपसे मिलता हूँ वैदिक काल के संदर्भ में। जय हिंद, वंदे मातरम।